सियासी पार्टियों की पॉलिटिक्स की हकीकत बताते हैं ताकि आप सियासत का असली चेहरा समझ सकें। आज का सफर शुरू करने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मरकजी हुकूमत के जरिए दी गई रकम नहीं पहुंच सकी मुल्क के मुस्लिम तालिब इल्मों को, स्कॉलरशिप हुई अफसरशाही का शिकार। मायावती ने भी दिया स्कॉलरशिप का लालच, स्कीम हो गई फेल। हंग असेंबली की आस में बैठे छोटे दल, हो सकता है जोड़ तोड़ का खेल। और माया की चुनौती बनेगी माया, कांग्रेस जिताने पर आमादा माया को। इलेक्शन न्यूज लाइन में आज हम आपको दिखाएंगे मुसलमानों के लिए बनी स्कॉलरशिप स्कीम की हकीकत। सच्चर कमेटी ने मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में स्कूल खोलने, हॉस्टल बनवाने, गरीब मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाने की सिफारिश की थी। सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने 2008 और 9 के दौरान माइनॉरिटीज के लिए 5,95,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने की स्कीम का ऐलान किया था। हैरानी इस बात की है कि इस स्कीम को लागू हुए 3 साल हो चुके हैं। इसके बावजूद खातिर ख्वाह नतीजे देखने को नहीं मिले। आम मुस्लिम बच्चों को अभी तक पता नहीं है कि भारत सरकार के जरिए उनके लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम भी किया गया था। अगर किसी को इसके बारे में मालूम भी है तो ये नहीं पता कि इसे कैसे और कहां से हासिल किया जाए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पहली से मैट्रिक तक के माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने एडमिशन फीस के तौर पर 500 रुपए और ट्यूशन फीस के तौर पर 350 रुपए एनुअली देने का ऐलान किया था। इसके अलावा 6वीं से 10वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को जो हॉस्टल में रहते हैं उन्हें हर माह 600 रुपए देने का ऐलान किया गया था। इसी तरह पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 11वीं से लेकर PhD तक की एजुकेशन पाने वाले स्टूडेंट्स को माली मदद देने का ऐलान किया गया था। इसके तहत 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों की एडमिशन या ट्यूशन फीस के रूप में 7,000 रुपए देने का वायदा किया गया था। हैरानुकुन बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की जानिब से प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक कैटेगरी में इस समय 17.5 लाख स्कॉलरशिप दी जा रही है, जबकि 6 से 14 वर्ष के मुस्लिम बच्चों की तादाद लगभग 1.73 करोड़ है, जिनमें से 1.08 करोड़ BPL कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में हुकूमत के जरिए दी जाने वाली 17.5 लाख स्कॉलरशिप से कितने मुस्लिम बच्चों का भला होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने एप्लीकेशन फॉर्म इतना सख्त बना दिया है कि पहली से 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए उसे सही तरह भर पाना भी लगभग नामुमकिन है। डिपार्टमेंट के जरिए जारी करदा फॉर्म 6 सफ़ों का है, जो पूरी तरह अंग्रेजी में है। इनकम सर्टिफिकेट और बच्चे की कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बनवाते वक्त गार्जियंस को काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 2010 और 11 के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश की मुस्लिम स्टूडेंट्स के बीच कुल 200 स्कॉलरशिप्स तकसीम होनी थी, लेकिन बीते मार्च तक एक भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकी। असम में 87,000 स्कॉलरशिप दी जानी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 37,237 ही दी गई। गुजरात में 48,500 स्टूडेंट्स में से अभी तक किसी को भी स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी। हिमाचल प्रदेश में 1300 में से 845, झारखंड में 39,400 में से 73, नागालैंड में 400 में से 99, त्रिपुरा में 2700 में से 1,611, दादर और नगर हवेली में 100 में से 64 स्कॉलरशिप अब तक दी गई है, जबकि मणिपुर, सिक्किम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में अब तक ऐसा कोई लकी मुस्लिम स्टूडेंट नहीं है जिसे ये स्कॉलरशिप मिल सकी हो। जहां तक यूपी का सवाल है तो यहाँ की हालत भी मुल्क के अन्य हिस्सों जैसी ही है। इलेक्शन के दौरान जरूर सभी दलों ने मुसलमानों को रिझाने के लिए झूठे वादों का अंबार लगा दिया हो, लेकिन जो स्कीम्स पहले से हैं उसी पर अब तक ठीक से अमल नहीं हो सका है। अगर हुकूमत स्कॉलरशिप तकसीम नहीं कर पाई तो इसमें बच्चों का क्या कसूर? हुकूमत ये स्कीम पूरी तरह लागू करने के लिए संजीदा नहीं है।
माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए मरकजी सरकार की स्कीम का जो हाल पूरे मुल्क में है, जितनी तादाद में मुस्लिम तलबा हैं, उतनी तादाद में ना तो मरकज की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है और ना ही सूबे की हुकूमत ने कोई इंतजाम किया है। आइए देखते हैं कि यूपी के मुस्लिम तलबा के लिए बनाई गई सरकारी स्कीमों का क्या हाल है। इलेक्शन की मजबूरी क्या क्या नहीं करवाती है। इसमें झूठे वादे तक किए जाते हैं, ऐसे वादे भी जो ठीक इलेक्शन के वक्त ही होते हैं। बाद में वो पूरे हो ना हो इसकी गारंटी कोई नहीं देता। अब मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए जिस स्कॉलरशिप का ऐलान सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था उसका तो बुरा हाल है ही, लेकिन इलेक्शन की मजबूरी कहें या कि मुस्लिम वोट के लालच में मायावती ने भी कांग्रेस को टक्कर देने के लिए एक और स्कीम का ऐलान कर दिया। माया सरकार ने यूपी में लड़कियों के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद के नाम से एक स्कीम शुरू की। इस स्कीम के तहत पहले सिर्फ एससी क्लास की लड़कियों को एजुकेशन के लिए माली मदद दी जाती थी, लेकिन इलेक्शन को देखते हुए अब मायावती ने इसमें मुस्लिम लड़कियों को भी शामिल कर दिया। इस स्कीम के तहत 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियों को हर साल 10,000 और 15,000 रुपए के साथ साथ एक साइकिल भी दी जाती है। मायावती ने अब इस स्कीम में मदरसे से आलिम की डिग्री का कोर्स करने वाली लड़कियों को भी शामिल कर लिया। इसके लिए पिछले साल के बजट में 25 करोड़ रुपए का इंतजाम किया। मायावती सरकार ने ये दावा किया कि इससे यूपी के 1,600 रिकॉग्नाइज्ड मदरसों में पढ़ने वाली 58,000 मुस्लिम लड़कियों को फायदा होगा, लेकिन जमीनी सतह पर ये फायदा होता नहीं नजर आ रहा। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का भी यूपी के मुस्लिम स्टूडेंट्स को कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा। ये दावे असल में सिर्फ कागजी हैं और इलेक्शन को जीतने के लिए की गई बस एक कवायद। जाहिर है इस सब के पीछे महज मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लाने की कवायद है। साल 2011-12 के लिए जितने भी ऐलानात किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए, और क्या ये वादे पूरे होंगे भी, इसमें भी शक है। जब इलेक्शन का वक्त नजदीक आता है तो ये सियासी पार्टियां मुसलमानों के दरमियान आदाद-ओ-शुमार यानी आंकड़े लेकर जरूर पहुंच जाती हैं और इतने झूठे वादे करती हैं कि मुसलमान मजबूर होकर एक बार फिर इन्हें ही वोट देने पर आमादा हो जाता है। आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस और दीगर सियासी पार्टियां मुसलमानों के साथ यही खिलवाड़ करती आई हैं। अब वक्त आ गया है कि मुसलमान अपने सियासी उम्मीदवारों से जवाब तलब करें और अपने हुकूक के लिए तैयार हो जाएं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी पार्टियों को हंग असेंबली का इंतजार है। बस थोड़ा सा इंतजार, हम अभी वापस आते हैं। Ankush Capital, one-stop shop for insurance. We provide professional and quality solutions for health, life and your prestigious assets. For easy claims, contact Ankush Capital. Let's talk about our limitations. It's risky, but we can cover it. I'm not perfect. Just insured by Ankush Capital. We help you gather information, compare prices and apply instantly for health, life and general insurance from leading companies in India. Contact 9211-728141 or email info@ankushcapital.com. नजरों से दूर सत्ता के रहस्य सामने आएगी, छिपी हुई सच्चाई। सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं देश के सबसे निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार संतोष भारतीय। देखिए 2-2 शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। वेलकम बैक। इलेक्शन न्यूज लाइन में अब हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के एक मजेदार वाकये के बारे में। मायावती को तीसरी बार असेंबली में पहुंचाने के लिए इस बार कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। राहुल गांधी, जितिन प्रसाद मायावती को जिताने के लिए रैलियां तक कर चुके हैं। चौंकिए मत, ये सच है। ये मायावती बीएसपी की ही थी, अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। मायावती पहली बार 1996 में
और दूसरी बार 2002 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर असेंबली में पहुंची थीं। लेकिन इस बार के इलेक्शन में वो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। दरअसल मायावती बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कैबिनेट में 11 अक्टूबर 2002 से 29 अगस्त 2003 तक विमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुकी हैं। अक्टूबर 1996 के असेंबली इलेक्शन में मायावती को बीएसपी ने टिकट देकर लखीमपुर जिले के श्रीनगर से जिताया था। उसी वक्त मायावती अपने नाम को लेकर सुर्खियों में आई थी, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ये बात पसंद नहीं थी कि उनके सामने असेंबली में कोई दूसरी दलित मायावती बैठे, वो भी उनका कोई हम नाम। लिहाजा उन्होंने अपनी पार्टी में एमएलए मायावती पर दबाव डाला कि वो अपना नाम बदल लें। पार्टी चीफ के हुक्म पर बीएसपी एमएलए मायावती ने असेंबली स्पीकर से हाउस के रिकॉर्ड्स में अपना नाम मायावती की जगह माया प्रसाद करने की रिक्वेस्ट की। इसी के बाद वो मायावती से माया प्रसाद हो गई। ये और बात है कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट और दीगर रिकॉर्ड्स में अभी भी उनका नाम मायावती ही है। 2007 के असेंबली इलेक्शन में मायावती तीसरी बार श्रीनगर से बीएसपी कैंडिडेट बनी, लेकिन माया को करीबन 5,500 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार चीफ मिनिस्टर मायावती ने इस मायावती को टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस ने उन्हें अपने पाले में कर लिया। डिलिमिटेशन की वजह से श्रीनगर की सीट महफूज हो गई है। अब मायावती को यहां से जिताने में कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है। वैसे मायावती ने पहले की तरह इस बार भी अपना नॉमिनेशन मायावती के नाम से ही किया है, लेकिन उनकी कैंपेन कांग्रेसी माया प्रसाद के नाम से कर रहे हैं। कांग्रेसी लीडर को कैंपेन के दौरान मायावती को जिताओ कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद हल्के में मायावती की फिजा अच्छी है। पुराने बसपाई भी चाहते हैं कि असेंबली में बहन जी के सामने मायावती जाकर बैठें और इस बार वो असेंबली रिकॉर्ड्स में अपना नाम मायावती ही रखें। लखीमपुर खेरी जिले के श्रीनगर असेंबली हलके से वैसे तो मायावती के मुखालिफ 15 उम्मीदवार हैं, लेकिन इस महफूज असेंबली हलके से उनका मुकाबला 3 तरफा है। बीजेपी की मंजू त्यागी और समाजवादी पार्टी के रामशरण से है। देखना यह है कि इस असेंबली में माया बनाम माया की नौबत आती है या नहीं। इलेक्शन का आखिरी फेज अभी बाकी है, लेकिन लगता है कि जोड़ तोड़ की सियासत अभी से शुरू हो गई है। अभी से कहा जाने लगा है कि यूपी में हंग असेंबली भी हो सकती है। किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल सकती। अभी तक के हालात से ये साफ नहीं हो सका है कि कोई एक पार्टी अकेले मेजॉरिटी हासिल कर पाएगी। ऐसे में 2-3 सीटों वाली छोटी पार्टियों का रोल भी अहम हो जाएगा। हंग असेंबली और किसी पार्टी को मेजॉरिटी न मिलने की बात के बीच छोटे सियासी दलों में अभी से हलचल मच गई है और ये छोटे दल अभी से अपनी गोटी सेट करने में जुट गए हैं। छोटे दलों का अपना बेस जमीन पर भले ही कम हो या फिर एक कौम या इलाके तक ही महदूद हो, फिर भी इनके चीफ पावर में शेयरिंग के लिए अभी से दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। 2012 के असेंबली इलेक्शन में छोटे दलों में एक और नाम शामिल हो गया है, बुंदेलखंड कांग्रेस। इसके चीफ राजा बुंदेला कभी कांग्रेस के प्रमुख से पैसालार हुआ करते थे। अलग बुंदेलखंड की मांग को लेकर राजा बुंदेला ने बुंदेलखंड एरिया में काफी पसीना बहाया है। अब बुंदेलखंड कांग्रेस का मुस्तकबिल ईवीएम में बंद हो गया है। इसी तरह पहली बार पीस पार्टी भी पूरे सूबे में 240 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। कितनी सीटें मिलेंगी ये तो नतीजे के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसके चीफ डॉक्टर मोहम्मद अयूब अपनी सभी मजलिसों में इक्तदार की चाबी अपनी जेब में होने का दावा करते घूम रहे हैं। यही हालत इंडियन जस्टिस पार्टी और अपना दल की भी है। 2007 के इलेक्शन रिजल्ट पर नजर डालें तो कुल 126 छोटे दलों ने अपने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारे थे। इसमें 2574 आजाद कैंडिडेट्स ने मिलकर 6.97% वोट हासिल किए थे। इनमें 74 दल ऐसे थे जिनका वोट परसेंटेज 0 डिक्लेयर कर इलेक्शन कमीशन ने दस्तावेजों की खाना पूरी की थी। इंडियन जस्टिस पार्टी आधा फीसदी, जनक्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने 0.10%, अपना दल ने 1% वोट हासिल किए थे। इस बार भी ये छोटे दल मैदान में हैं और इस तैयारी के साथ हैं कि 2-3 सीटें भी निकल गईं और जब सरकार बनाने लायक सीट किसी के पास नहीं होगी तब इनकी मांग सबसे ज्यादा रहेगी। अब देखना यह है कि ये छोटी पार्टियां अपनी कितनी साख बरकरार रख पाती हैं। अगर हंग असेंबली बनती है तो इसमें इन पार्टियों का क्या रोल होगा। छोटी पार्टियों के सरबराह इस लालच में हैं कि अगर हंग असेंबली बनती है तो उनके वारे न्यारे हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किसने 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर जीता है और कौन बना है आज का सबसे बेहतरीन शायरी। बस थोड़ा सा इंतजार, हम अभी लौटते हैं।
Ankush Capital, one-stop shop for insurance. We provide professional and quality solutions for health, life and your prestigious assets. For easy claims, contact Ankush Capital. Let's talk about our limitations. It's risky, but we can cover it. I'm not perfect. Just insured by Ankush Capital. We help you gather information, compare prices and apply instantly for health, life and general insurance from leading companies in India. Contact 9211-728141 or email info@ankushcapital.com. नजरों से दूर सत्ता के रहस्य, सामने आएगी छिपी हुई सच्चाई। सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं देश के सबसे निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार संतोष भारतीय। देखिए 2-2 शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। इलेक्शन न्यूज लाइन में अब वक्त है आज के विनर बताने का। आज का सबसे बेहतरीन सवाल सरधना मेरठ के मोहम्मद इरफान ने पूछा है। उनका सवाल है कि मुल्क आजाद होने से अब तक मुसलमानों के वोटों का उनके कौमी रहनुमाओं के जरिए सौदा किया जाता रहा है, जिसका फायदा कौम के चंद ठेकेदार उठाते रहे हैं। जब तक मुस्लिम कौम में तालीमी बेदारी नहीं होगी, तब तक क्या उनको इसी तरह बेवकूफ बनाया जाता रहेगा? ये सवाल अहम इसलिए है क्योंकि सियासी पार्टियां मुसलमानों को मुसलमानों के जरिए ही बेवकूफ बनाती रही हैं। यही वजह है कि बाकी मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर मुसलमानों का एक तबका जो सियासत के नजदीक है, उनकी तरक्की हो रही है। इस अहम सवाल के लिए मोहम्मद इरफान को आज के सबसे जागरूक शहरी का खिताब जाता है। आपको यह खिताब बहुत बहुत मुबारक। आज के सबसे जागरूक शहरी को डेली मल्टीमीडिया लिमिटेड की तरफ से मिलता है 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर। इस इनाम के स्पॉन्सर है अंकुश कैपिटल। आप भी इनाम जीत सकते हैं। आप अपने सवाल 562635 पर एसएमएस कीजिए। एसएमएस करने के लिए पहले आप कैपिटल लेटर्स में ENL टाइप करें और अपने सवाल लिखें। साथ ही अपना नाम पता लिखना ना भूलें। इनाम की जानकारी के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 09211728141 पर फोन करें या मेल करें info@ankushcapital.com। यूं तो तमाम सियासी पार्टियां मौके ब मौके विमेंस रिजर्वेशन की बात करती रही हैं, लेकिन जब असल मौका आता है तब उनकी सारी बातें हवा हो जाती हैं। मसलन 7वें फेज के दौरान कुल 962 कैंडिडेट्स में से खवातीन उम्मीदवार की बात की जाए तो इनकी तादाद सिर्फ 100 है, यानी महज 11%। पार्टियों की तरफ से मिले टिकट और आजाद खवातीन उम्मीदवारों की मिली जुली तादाद भी यही है। यही हाल नौजवान उम्मीदवारों का है। इस फेज में 25 से 40 साल की उम्र के सिर्फ 93 उम्मीदवार ही मैदान में हैं, जबकि सबसे ज्यादा उम्मीदवार 41 से 50 साल की उम्र के बीच के हैं। सवाल ये है कि जिस मुल्क में सबसे ज्यादा आबादी नौजवानों की हो, वहां जब टिकट बांटने की बात होती है तब सियासी पार्टियों को क्या हो जाता है, जबकि इन्हीं नौजवानों के वोट से वो जीत कर इख्तिदार में आते हैं। क्या मुल्क की सबसे बड़ी आबादी को उसका पूरा हक नहीं मिलना चाहिए? यकीनन मिलना चाहिए, जब आप सही जानकारी रखेंगे। इसलिए हम आपसे कहते हैं, सही जानकारी लीजिए, सियासत का रुख तय कीजिए और सही फैसला कीजिए। जय हिंद।